गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। और इस चैनल में जो भी हमारी वीडियो आगे आते जाएंगे उनमें हम जल्दी से जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ाते हैं, पाठ 12, काले मेघा पानी दे। ये संस्मरण है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो इसकी सबसे पहले हम व्याख्याएं आपको करवा देते हैं, उससे आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा कि क्या है। इससे क्या, पानी जब नहीं बरसता है, इसका थोड़ा सा बता देते हैं। जब पानी नहीं बरसता है तो पानी को बरसाने के लिए कई ऐसे लोग काम करते हैं। उसमें से एक ऐसा काम है, जो कुछ बच्चे होते हैं जो इंद्र सेना बन जाते हैं, या इंद्र के जो दूत होते हैं, वो कहते हैं उनको कि ये इंद्र के दूत हैं। तो वो आके वहाँ पे उछल कूद करते हैं, नाचते गाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पानी बरसाएं भगवान, इंद्र भगवान। तो उसमें जो लोग बाग हैं वो पानी, जो उनके घर पे पानी होता है तो वो पानी फेंकते हैं। तो जो लेखक होते हैं उनको ये पानी लगता है कि ये पानी बचा हुआ पानी है, पानी की परेशानी है, दिक्कत है, और इसको बहुत मुश्किल से जो पानी मिला हुआ है, जो हम लोगों ने संभाल के रखा है, उसको इनके ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये इसके मतलब अगेंस्ट होते हैं कि ये सब तो बेकार का काम है। लेकिन इनकी जो जीजी होती है वो इसको मानती हैं। तो ये पूरा लेसन इसी के ऊपर है। तो हम आपको आराम से इसको समझा देते हैं एक एक करके। तो पहला है कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली। मतलब जो बच्चे थे ना, 10-12 साल से लेके 16-18 साल तक के जो बच्चे थे वो इस सेना में रहते थे। तो वो इनको सब लोग क्या बोलते थे, एक इंद्र सेना और मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत जो लोग, उनके नंग स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कानों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। जो चिढ़ते थे वो कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते होते थे कितने, कैसे होते थे? वो होते थे 11-12 बरस से और 16-18 बरस के लड़के थे। सांवला नंगा बदन, मतलब सांवले कलर के होते थे, शरीर पे कुछ नहीं पहनते थे, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी होती थी। एक जगह इकट्ठे होते थे और सबसे पहले वो एक जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं, और वह यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकारती लगाती थी, काले मेघा पानी दे। ठीक है, इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्मरण काले मेघा पानी दे से अवतरित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। प्रसंग देख लेते हैं इसका। अवतरित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है कि जब वर्षा नहीं होती है तो इसके लिए इंद्र सेना के रूप में गांव के 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के सांवले लड़के नंगे बदन होकर एक जगह एकत्रित होकर जयकारा लगाते हैं और सभी एक स्वर में पानी बरसाने के लिए काले बादलों को पुकार लगाते हैं। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि जब 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के एक मंडली के रूप में इकट्ठे होते थे, उन सब लड़कों का रंग सांवला था, पूरा शरीर वस्त्रहीन होता था, शरीर पर केवल जांघिया या कभी तो सिर्फ लंगोटी ही होती थी। इन मंडली को वहाँ के लोग इंद्र सेना या मेढक मंडली के नाम से पुकारते थे। वे बालक स्वयं को इंद्र देवता की सेना मांगकर इंद्र से जल मांगते थे। इस कारण इन्हें इंद्र सेना के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसके विपरीत उन्हें मेढक मंडली भी कहते थे, क्योंकि उनका सारा शरीर नंगा होता था। जिस प्रकार मेढक जल व पृथ्वी पर फुदकता हुआ घूमता है, उसी प्रकार बालकों का यह समूह भी उछल कूद व शोरगुल करता हुआ गलियों में घूमता था। व्यक्तियों के द्वारा उन पर पानी फेंकने से गलियों में कीचड़ हो जाता था। इस कारण उनकी तुलना मेढक से करते हुए लोग उनको मेढक मंडली कहते थे। वे सभी बालक एक स्थान पर एकत्र होकर बोल गंगा मैया की जय का नारा सामूहिक लय में लगाते थे।
वैसा ही सारा जग समूह जागृत हो जाता था। जैसे वो जयकारा लगाते थे वैसे ही जितने भी जन समूह होता था वो एकदम जागृत हो जाता था कि हाँ अब वो मंडली आ गई है। उनके द्वारा गलियों में कीचड़ होने के कारण लोग उनसे चिढ़ते थे। वे उनका स्वागत गलियों से करते थे। किससे? जो अब जो चिढ़ते थे वो क्या करते थे, वो तो गालियाँ देंगे, तो वो उनका स्वागत चिढ़ते थे वो गालियाँ देते थे। दूसरी ओर स्त्रियां और लड़कियां अपने घरों के छज्जों व बारजे से झांकने लगती थीं। वे नग्न बालक मेढक की तरह फुदकते हुए आगे बढ़ते और सामूहिक पुकार लगाते, काली मेघा पानी दे, इस बात पे पानी की याचना करते हुए आगे बढ़ जाते थे। इसका विशेष पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है। छज्जे बारजे नंग धड़ंग जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। मेढक मंडली शोर शराबे नंग धड़ंग जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। सेकंड का ध्यांस भी हम देख लेते हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुछ कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं था, वे उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। तो संदर्भ इसमें हम पहले की तरह ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने समाज सुधार में लगे रहने और अंधविश्वासों की मुखर विरोधी होने की बात कही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक स्वयं ही मेढक मंडली वाले लड़कों की उम्र का ही था, परंतु उनके विचार गीतशील है, समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। उन्हें पानी के लिए मेढक मंडली का तरीका पसंद ना था। उनका इसका क्या कारण था? बचपन में आर्य समाजी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव था। दूसरे वह कुमार सुधार सभा जो समाज सुधार का कार्य करती थी कि उसके उपमंत्री थे। उन कारणों से उनका मन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उत्साहित रहता था, लेकिन वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते थे, जिसका कारण उनको सबसे अधिक स्नेह प्रदान करने वाली महिला थी जिसे वे जीजी कहकर पुकारते थे। वे उम्र में उनकी माँ से बड़ी थीं। वे पुराने रीति रिवाजों के अंधविश्वासों पर बहुत भरोसा रखती थीं। लेखक अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार करता था, इसलिए उसे मेढक मंडली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जीजी के असीम स्नेह का कारण अंधविश्वासों के सामने झुकना पड़ता था। जीजी लेखक को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। इस प्रकार लेखक के मन में सुधार का जोश था। जीजी पाखंडों से बंधी थी। दोनों की विचारधारा में संघर्ष था। लेखक के आर्य समाजी संस्कार तथा समाज सुधारक का उत्साह धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जीजी का वात्सल उनके सामने रुकावट बनकर खड़ा हो जाता था। जो जीजी थी वो बहुत स्नेह करती थी। किनको? जो लेखक है ना उनको बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। अपने मतलब बहुत प्यार, और जो लेखक थे वो उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्यार करते थे और जीजी भी उनको बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इसलिए जो उनका सपना था कि हम जो समाज को हम सुधार लेंगे, अंधविश्वासों को हम ख़त्म कर देंगे, तो वो इस चीज़ का जो जोश था ना वो उनका जोश धरा का धरा रह गया था। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि जीजी पाखंडों से बंधी हुई थी उनकी। इसका विशेष हम देख लेते हैं। सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मेढक मंडली, कुमार सुधार जैसे सामासिक शब्दों का चयन है। प्राण बसना तथा तर्कस में तीर रखना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर का गद्यांश हम देख लेते हैं।
देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो जैसे सूर्य भगवान को या चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं ना, वो ही बोल रहे हैं ये। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? तो इसका जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। मेढक मंडली पर पानी डालने से मना करने पर, जब लेखक मना करता है ना पानी डालने का, तो जीजी ने स्वयं पानी डाला तथा लेखक के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया, परंतु कुछ देर बाद वे शांत हो गईं और मेढक मंडली पर पानी फेंकने का उद्देश्य समझाने लगी। क्या बताती है, व्याख्या में देख लेते हैं। जीजी लेखक को मनाते हुए कहती हैं कि तुम्हें रूठना नहीं चाहिए। वो जो कहती हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वो क्या कह रही हैं कि जो मैं कह रही हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इंद्र सेना पर पानी डालना कोरा विश्वास नहीं है। प्रकृति का नियम है कि हम देते हैं तभी प्राप्त होता है। इस तथ्य को महत्व देते हुए जीजी कहती हैं कि पहले हम देंगे तभी इंद्र भगवान हमें पानी देंगे। कहावत है, बोओगे तभी तो फसल काटोगे। यही बात पानी के लिए है। जब हम पहले इंद्र को पानी बालकों पर फेंक कर देंगे, तब इंद्र पानी बरसाकर पृथ्वी की प्यास बुझाएगा। यह सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ्य है। जीजी जैत कहती हैं कि इसलिए लड़कों के ऊपर पानी फेंका गया है। पानी की बर्बादी नहीं है, वह सूर्य भगवान को दिए गए जल के समान अर्घ्य है। प्रकृति का चिर नियम है कि जो चीज़ पाना चाहते हो वह पहले देनी होगी। दी हुई वस्तु ही हमारे पास लौटकर आती है, क्योंकि संसार का चक्र ही ऐसा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्याग को ही दान का नाम दिया है। यह संसार में सबसे ऊंचा है। ऋषि मुनियों तथा दान की बात को सुनकर लेखक को गुस्सा आ गया और वह झुंझलाकर बोला, इस घटना से ऋषियों का क्या संबंध है? आप उन्हें क्यों बदनाम करती हैं? बताइए, यह कहाँ लिखा है कि जब प्राणी एक एक बूंद के लिए तरसे और कठिनाई से एकत्र किया हुआ पानी को कीचड़ में बहा दिया जाए तो इसका दुरुपयोग करे? तो ऐसा कहाँ लिखा है? जीजी की दृष्टि से बालकों पर पानी डालना उचित था तथा बादलों से जल प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय था। इसके विपरीत लेखक इसे जल की बर्बादी मानता है। यह सब उसकी दृष्टि में पाखंड और दिखावा है। तो अब हम इसके विशेष को भी पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली के माध्यम से भारतीय दर्शन आध्यात्म को स्पष्ट किया गया है। दान का महत्व बताया गया है। बर्बादी, बदनाम जैसे उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका हम 4th नंबर का भी अब देख लेते हैं गद्दास। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकदम एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है, जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम सभी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? संदर्भ हमारा पूर्णता है और प्रसंग देख लेते। ये संस्मरण का अंतिम गद्यांश है। इसमें लेखक ने कहा है, वर्तमान समय में स्वार्थ चरम पर है। व्यक्ति पाना तो बहुत कुछ चाहता है, पर त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लेखक ने संस्मरण में किशोर हृदय की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह घटना को 50 से अधिक वर्ष का समय बीत गया है, पर ये भी बातें उसके पूर्ण मन को कचोट रही हैं। जीजी का विश्वास था कि अधिक पाने के लिए कुछ त्याग करना ही पड़ता है। लेखक ने इस सत्य को उस समय स्वीकार नहीं किया था, परंतु आज 50 साल बाद वे इस सच्चाई को देश की उन्नति के संदर्भ में
समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे देखते हैं कि संपूर्ण देश का हर नागरिक, हर वर्ग, हर समाज देश से बहुत कुछ पाना चाहता है, परंतु कुछ पाने के लिए त्याग व कर्म करने की भावना उनके हृदय में आती ही नहीं है। आज के इस भौतिकवादी समय में हर कोई अपना स्वार्थ, अपनी भलाई चाहता है। दूसरों से उसे कोई सरोकार नहीं है। वह समाज के दोहरे आचरण पर व्यंग करता है। हर क्षेत्र में मांग है, परंतु त्याग करना कोई नहीं चाहता है। अपने कर्तव्यों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार की चर्चा दूसरों के आधार मानकर करता है, परंतु यही नहीं देखता कि वह भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दोषी है। वह दूसरों के काले कारनामों का उपहास बनाता है, परंतु स्वयं को कभी नहीं देखता है कि वह भी कुछ गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार का अंग बना हुआ है। यही कारण है कि समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है, वर्ग विशेष को ही फायदा हो रहा है, मनुष्य का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। यही सब बातें लेखक को मार्मिक पीड़ा दी जाती हैं। वह देश को इन बातों से उबारना चाहता है। यह स्थिति कब परिवर्तनशील होगी? तो इसका विशेष भी हम पढ़ लेते हैं। सरल एवं खड़ी बोली के भावों की गहनता है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर दुख प्रकट किया गया है। कभी कभी कैसे कैसे बड़ी बड़ी शब्दों का पुनरावृत्ति है। तो इस जो व्याख्या में इसमें लेखक 50 साल का समय बीत गया है, वो जो जिस समय वो युवा थे उस समय की बात को, तो वो अब सोच रहे हैं इसी को कि देखो कि जो हमने पहले जो जीजी का जो विश्वास था उसको हमने नहीं माना था, वो मानती थी और मैं मानता था कि ये अंधविश्वास है, लेकिन वो उनका विश्वास था कि नहीं ये सब सही है जो भी हो रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं कि हाँ ये सही है कि हमें जब कुछ पाना है, अगर हम किसी से या आशा करते हैं कि हमें ऐसा मिले, तो कुछ ना तो कुछ तो हमें त्याग करने की भावना हमारे हृदय में होनी ही चाहिए। तो बच्चों आज हमने ये लेसन कंप्लीट करवा दिया, तो मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बकाया इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको प्रश्नोत्तर भी समझा देंगे। तो थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।